सो हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाने वाली हूँ, जिसमें आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के BA LLB के बारे में बात करेंगे आज हम। ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। लॉ करना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हर स्टूडेंट के लिए जो कि ऐसे यूनिवर्सिटी से निकलता है। ओके, सो ये जो कोर्स होगा वो 5 ईयर का है। फुल डिटेल आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊँगी इसमें सिलेबस क्या है, बुक्स कौन कौन सी यूज़ करने वाले हैं हम लोग, वो भी आपको पता चलेगा। एलिजिबिलिटी देखेंगे, एग्ज़ाम कब होता है वो भी पता करेंगे, और आप किस तरीके से अपने प्रिपेयर कर सकते हो वो सब चीज़ें हम आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, फुल वीडियो देखो, एंड तक बने रहो, और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जाओ। ओके, सो हम देख लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। एक एक बेसिक माइन्यूट से डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो गाइस, वॉचफुल। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है वो आपको यूपी का है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपको यूपी के कॉलेजेस मिलेंगे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी का एक एरिया है। देन अगर हम बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप BA LLB करोगे तो 12th पास स्टूडेंट्स करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, BA LLB जो होता है वो आपका 5 ईयर का लॉ कोर्स होता है। ठीक है, 5 ईयर का लॉ कोर्स आप हमेशा 12th के बाद करते हो। ठीक है, सो वही चीज़ है, 12th के बाद आप इसे कर सकते हो। ओके, अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें का जो पूरा चीज़ है वो यहाँ पर इस सिंगल स्लाइड में आपको सारी चीज़ें पता चल जाने वाली। तो BA LLB का जो कोर्स है वो आपका 5 ईयर का लॉ कोर्स है, मैंने आपको बता दिया। जो इसका जो पेपर फॉर्मेट होगा वो MCQ फॉर्म में आएंगे। आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको टिक करना है और फाइनली आप अपने आंसर तक पहुँच जाओगे। देन अगर क्वेश्चन नंबर्स देखते हैं, मतलब कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। 150 क्वेश्चन में टोटल मार्क्स कंटेन किया जाता है 300, मतलब हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और -0.5 की एक नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलती है। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत सारी जगह मिल जाएगी, बट यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताऊँ तो ये जो पेपर है वो MCQ फॉर्मेट में फर्स्ट चीज़, सेकंड जो भी क्वेश्चन है वो आपको 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क कंटेन करता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो मार्क्स हैं वो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ओके, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्योंकि ये 5 ईयर का लॉ कोर्स, आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो 12th पास किए वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, इस पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पर लिख रखा है जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, लॉ की डिग्री लेना चाहता है, वो 10+2 या फिर 11+1 वाला जो कोर्स उसको करेगा। स्कूलिंग उसकी कंप्लीट होनी चाहिए इस एरिया में। और अगर आप मार्क्स देखें तो मार्क्स कितने चाहिए होंगे आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, आपको 45% चाहिए होगा एज जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, 42% चाहिए होगा OBC कैटेगरी स्टूडेंट, और 40% चाहिए होगा आपको SC ST स्टूडेंट के होने पर। ठीक है, तो इन शॉर्ट देख लो, जनरल के लिए 45, मतलब बेसिकली आपको 45% चाहिए इस पेपर को देने के लिए। तो 45% आपको लाना है, चाहे आप जनरल का चाहे किसी अदर कैटेगरी के हो। बट अगर देखा जाए तो अगर आप OBC के हो तो 42% भी आप लाओगे तभी भी इस पेपर में बैठ सकते हो, और SC ST 40% भी लाएगा तभी भी इस पेपर में बैठ सकता है। तो 10+2 वाले स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। देन अगर हम फीस की बात करें तो ये मैंने पूरा जो एरिया है, पूरा जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ वो सब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA LLB के जो प्रॉस्पेक्टर आया था 2021 वाला, उस प्रॉस्पेक्टर से लिया है। तो 2021 का मैंने पूरा एरिया यहाँ पर उठाया। 2022 का अभी तक नहीं आया, तो 2022 का जब आएगा तब वहाँ पर हम थोड़ी सी अपडेट ले लेंगे। बट अभी तक इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग में देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब आपकी जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी जिसके जो एनुअल इनकम है वो आपकी 8 लाख से कम है, और OBC कैटेगरी मतलब जो होते हैं, और उन लोगों की फ़ीस जो है वो 1600 फीस है। 1600 रुपये आपको इस फॉर्म को भरते हुए देना पड़ेगा, और अगर आप SC ST से हो तो आपकी 800 रुपीज़ फीस है। ओके, होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर आपको फीस जो आपका एग्जामिनेशन जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। ओके, देन आपके बात करते हैं जो आपका जो आपका पेपर का स्ट्रक्चर है, पैटर्न क्या होगा पेपर का, वो यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो पहली लाइन अगर यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है देयर विल बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द एडमिशन टेस्ट एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा और मल्टीपल चॉइस में होगा, तो ये चीज़ आपको पता है। देन अगर हम पेपर देखें तो देखो 3 पार्ट में पेपर डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इन दोनों पार्ट से मिलाकर। इंग्लिश के आपके होंगे 25 क्वेश्चन, और हिंदी के होंगे 25 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मार्क्स कंटेन करेगा, तो 100 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं।
जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये भी आपके 50 क्वेश्चंस कंटेन करेंगे और 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 3 पार्ट है। थर्ड वाले एरिया में रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होगा वो भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से आपके 25 क्वेश्चन होंगे और लीगल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन होंगे। अगेन 50 क्वेश्चन होंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन आपके 300 क्वेश्चन मार्क्स होंगे। तो 300 मार्क्स आपके होंगे जिससे आपको पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको मार्क्स पता चल गए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी मुझे उसी प्रोस्पेक्टर से मिला तो मैंने वहीं से कंटिन्यू किया। तो एंट्रेंस जो होगा वो आपके कौन कौन से एरियाज़ में कंडक्ट होगा। वैसे तो इसको ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर इसके लिए पेपर आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको सेंटर देखने हो तो यहाँ पर प्रयागराज लखनऊ, प्रयागराज मतलब आपका इलाहाबाद, लखनऊ कानपुर, गोरखपुर वाराणसी बरेली, आजमगढ़ जो कि आपका यूपी में पड़ता है, पटना, भोपाल, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर एंड तिरुवनंतपुरम, ये वाले जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट होने वाला है। और आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से ही पेपर भर सकते हो। यहीं पर आपको इन सब सेंटर्स पे आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा, तो अपने नियरेस्ट सेंटर आप देख सकते हो यहीं पर। देन अगर नेक्स्ट साइड पर बात करें तो आपको जो पेपर होगा, और यहीं पर मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊँगी कौन कौन सी बुक्स को आपको लेना चाहिए। इन सभी बुक्स का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। सारी लिंक्स मैंने वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा रखी है। और अगर आप चाहो तो अपने लोकल शॉप से भी ले सकते हो। वहाँ पर जाकर अगर आप स्पेसिफिकली बुक का नाम बताओगे तो आपको ईजिली ये बुक आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो बुक्स हैं बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटेड और बहुत ही ज़्यादा नामी बुक है। यहाँ पर इन बुक्स में आपको हर एक कॉन्टेंट बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो वो बुक्स आपको वैसे मिल जाएंगे, और इधर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो इन बुक्स को। ओके, देन अगर हम बात करते हैं तो 3 पार्ट में, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 3 पार्ट है, जिसमें आपका लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर, और आपका थर्ड पार्ट जो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड का है। तो जो आपका लैंग्वेज वाला होगा तो इसको पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेट शेल एम एट टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, पर्टिकुलरली इन द इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। मतलब इंग्लिश ग्रामर देखेंगे और कॉम्पोजिशन देंगे, और आपकी हिंदी का भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो। इंग्लिश के लिए आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़, बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं इस चीज़ को भी कवर कर लेती हूँ। अगर आप करंट अफेयर, और इस वाले पॉइंट पे हम बेसिकली आते हैं, उसके बाद मैं वापस से आपको इंग्लिश वाले सेक्शन पे आऊँगा। अगर आप अपना जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कवर करना चाहते हो तो गाइस मैं आपको सिर्फ एक ही सोर्स कहूँगी करने के लिए। जितने कम सोर्स, जितने लिमिटेड सोर्स अपने पास रखोगे उतना ही बेटर है। जितने ज़्यादा सोर्स रखोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। द सोर्स इज़ द हिंदू, ये आपका है एक न्यूज़पेपर। इसका अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप इसको हार्ड कॉपी मंगवा सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। वहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो द हिंदू पढ़ने के आपको फ़ायदा बता देते हैं। सबसे पहले तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, देन आपकी वोकैब, क्योंकि वोकैब का भी सेक्शन पेपर में आता है। देन आपका न्यूज़ कवर हो जाएंगी। इससे आपके जीके के पॉइंट्स पे भी असर पड़ेगा, कि जो एरिया आपके करंट अफेयर में आएंगे उन्हीं से रिलेटेड आपके जीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। और करंट अफेयर जैसे कि मैंने आपको बताया दिया वो न्यूज़ में कवर हो जाएगा। तो इतने सारे, अगर आपको एक सोर्स फॉलो करने से इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वाई यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस सोर्स। तो आपको इस सोर्स को यूज़ करना चाहिए। करंट अफेयर अगर आपको करना है, आपको अपने जनरल अवेयरनेस, अगर आप यहाँ तक कि लीगल एप्टीट्यूड का भी पोर्शन आपका इसी एरिया से कवर हो जाएगा जब आप द हिंदू को पढ़ोगे, क्योंकि न्यूज़ में हमेशा ही लीगल चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आती रहती है। तो लीगल एप्टीट्यूड का भी काफ़ी सारे जो लीगल करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो भी आपका द हिंदू से कवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हो तो एक मंथली मैगजीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण। इस बुक को भी आप ले सकते हो, ये आपको मंथली मैगजीन मिलती है। यहाँ से भी आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कवर कर सकते हो। बट मैं आपको सही बताऊँ, आपको सिर्फ द हिंदू पर चाहिए जाना चाहिए। और द हिंदू के भी अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम के साथ इसको कवर करना है, तो इसीलिए मैं कहूँगी आप इसके लिए इसका एडिटोरियल पार्ट को आप मत छोड़ो। और आप पार्ट छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपका जो एडिटोरियल पार्ट है उसको गाइस प्लीज़ डोंट स्किप, क्योंकि एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें आती है। जो मेन पेज होता है, जो सेंटर का पेज होता है द हिंदू का, उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। और इसके साथ अगर मैं वोकैब की बात करूँ तो एडिटोरियल में मतलब ये चीज़ ज़रूरी है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके मीनिंग आपको नहीं पता। तो वोकैब का जो सेक्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आप एक दिन में 5 to 10 वर्ड्स भी निकालते हो, उसको पढ़ते हो, उसको याद करने की कोशिश करते हो, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ते हो, तो आपका वोकैब का सेक्शन यहीं से कवर हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, वैसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं कहूँगी आप उसको लिख के याद करो। ठीक है, और उसके बाद इसी से अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको ग्रामर के सेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर मैं एक बात बताऊँ,
आपके 12th के साथ अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, तो 12th के साथ अगर आप कर रहे हो तो अपने 12th में जो इंग्लिश का सेक्शन होगा, जो आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, हिंदी का सेक्शन होगा अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, हिंदी और इंग्लिश अपने स्कूल के सेक्शन से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से इतना ऐसे पढ़ो अपने स्कूल में कि आप वो वाला सेक्शन वहाँ से कवर कर लो। जनरल अवेयरनेस में अगर आप आर्ट साइड से, ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ रहे हो, तो आपका हिस्ट्री पॉलिटी जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस तरीके के पेपर में पूछा जाता है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ओके, सो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने स्कूल में इतने अच्छे से फोकस करके पढ़ो कि आपका जो कुछ सेक्शन है वो वहीं से कवर हो जाए। देन अगर हम बात करते हैं, हाँ तो मैंने इंग्लिश का आपको बता दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने का भी, अपने स्पीड को इंक्रीज करने का, वोकैब को बढ़ाने का सबसे बेटर, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको द हिंदू पढ़ना का एडिटोरियल है। देखो द हिंदू में इसलिए बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको द हिंदू में मिलती है। आप इंडियन एक्सप्रेस के साइट भी जा सकते हो। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करना, मेरे कहने का मतलब ये, क्योंकि हिंदी हमारी किसी फ्रीक्वेंट लैंग्वेज है कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कभी कभार कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी। ओके, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैं आपको लूसेंट की साइड लेकर जाना चाहूँगी। बट लूसेंट भी तब जब आपके पास है, फिर आपको कहीं से PDF मिल जाती है, चाहे वो आपको हिंदी मिले चाहे वो इंग्लिश मिले, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको उसके PDF मिलते तो आप लूसेंट को देखो, क्योंकि लूसेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज दे रखी है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज दे रखी है। अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप और के सोर्स पे फॉलो कर सकते हो। वैसे तो मुझे लूसेंट ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट में दे रखी है और उतना पढ़ के आप कर सकते हो। और 12th के बच्चे को मतलब कि आपने काफ़ी कुछ अब तक पढ़ लिया है, तो उसी को रिवाइज करना है करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में, और वैसे ऊपर नीचे से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देन आपके बात करते हैं रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग के लिए और मेंटल एबिलिटी के दोनों के लिए मैं RS शर्मा की बुक आपको रिकमेंड करूँगी। रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग को पढ़ो, और मेंटल एबिलिटी के लिए भी आप RS शर्मा की बुक को जाओ। और वैसे कि 8 डेज वंडर एक बुक होती है, उसको भी आप पढ़ सकते, 18 डेज वंडर एक बुक होती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ से आप वहाँ से अपना रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को क्लियर कर सकते हो। देन आपका एप्टीट्यूड पे आया, तो एप्टीट्यूड आपकी AP भारद्वाज। लीगल के लिए सबसे बेस्ट फॉर द 5 ईयर लॉ एंट्रेंस AP भारद्वाज के अलावा कोई भी बुक नहीं। ये सारी बुक्स मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है, और लास्ट में मैं आपको पूरा शो कर दूंगी कि हर एक पार्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स को आपको लेना चाहिए। तो गाइज ये सारी बुक्स मेरी साइड से मैं आपको रेकमेंड करती हूँ पढ़ने के लिए। अगर आप इन सभी बुक्स से पढ़ते हो तो आई होप आप अपना एंट्रेंस बहुत ही अच्छे से निकाल लोगे, और आपको 12th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो इसलिए अपने पूरे डे में आप इन प्रिपरेशन को, अगर आप क्लैट के लिए जा रहे हो, क्योंकि क्लैट के लिए जाओगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पेपर। सो आप दिन में 4 आवर तो दो ही अपने क्लैट के प्रिपरेशन को, और अगर अभी से आप 4 आवर दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा आपको प्रिपरेशन करते करते, तो आप बहुत ही अच्छे से पेपर को निकाल सकते हो, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उनके ऊपर भी वीडियोस लाके कवर करूँगी, बट अभी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें पसंद समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन वाला पॉइंट मुझे ऐसे ही मिल गया तो मैंने डाल दिया। रिजर्वेशन क्या है कि SC ST OBC और SC ST OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइडेड कर रखी है। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% और EWS कैटेगरीज के लिए 10%। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। एनुअल फीस जो है वो आपकी 50,000 रुपीज़ है, और उसके बाद आपको देर आफ्टर, मतलब इसके बाद आपको एनुअल फीस जो सबमिट करनी पड़ेगी वो 45,000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी ईयर वाइज। जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर जब करोगे सेकंड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर करोगे जब आपको थर्ड ईयर, 7th में 9th में, इस तरीके से। तो आपके जब आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला होगा तो पूरे जो ईयर की आपकी फीस होने वाली है, जब आप नया सेशन स्टार्ट होगा तो पूरे ईयर की जो फीस होने वाली है वो 45,000 रुपीज़ होने वाली है। और अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेना चाहते हो, हॉस्टल फैसिलिटी, तो वो उसके लिए सेपरेटली चार्ज लगेंगे, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर एक गैप ईयर का भी प्रोविजन है। गैप ईयर का प्रोविजन ये है कि अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो आपको पहले ही प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट मतलब जो अभी करंटली जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी जिस ईयर में वो है उस ईयर में अगर पास आउट होता है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर के नहीं हो, अगर आप उस ईयर के नहीं हो, उस एकेडमिक सेशन के नहीं हो, तो आपको 5%, जितने साल आपने गैप किया 5% उतने आपको रिडक्शन होती जाएगी। ओके, सो ये चीज़ आपकी गैप ईयर की होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपको कवर करनी है वो ये है, यहाँ पे करते हैं। सो जो आपके फॉर्म्स हैं वो मैंने स्लाइड वो मैंने नहीं ऐड किया, सॉरी। आपके जो फॉर्म्स हैं वो आपके निकलेंगे, आपके जो फॉर्म है वो बेसिकली अप्रैल एंड मई के टाइम में निकलते हैं, ठीक है। जब कोविड की सिचुएशन नहीं थी, जब कोविड की सिचुएशन नहीं थी तब अप्रैल मई में निकल जाते थे, ठीक है। और जो आपका पेपर होता था, एग्जाम जो होता था, वो भी आपका मई के एंड में कंडक्ट हो जाता था, ठीक है। उसके बाद जो आपका 1 आध महीने के अंदर आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। बट कोविड की वजह से आपका सितंबर में आपके फॉर्म निकले थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
सितंबर में फॉर्म निकले थे, अक्टूबर तक इसके फॉर्म चले थे और अभी भी आगे के पेपर होने बाकी हैं या फिर हो चुके हैं, अभी मुझे इसकी इतना नॉलेज नहीं, बट अभी जितनी तक मुझे बात पता है सितंबर अक्टूबर तक आपके फॉर्म निकल जाते हैं, निकलते हैं इस कोविड के टाइम पर, और वैसे आपके अप्रैल मई में निकलते हैं। सो अप्रैल मई में आपके फॉर्म, आप समझ के चलो कि अप्रैल मई में इस बार आपके फॉर्म फिर से निकलेंगे। तो आप अपना इस तरीके से डे को प्लान करो। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो क्लैट के ऊपर आएगी कि क्लैट में आपके पास अभी मैक्स टू मैक्स 5 मंथ है। 5 मंथ में अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ कैसे आप मैनेज करो 5 मंथ में, उसकी स्ट्रैटेजी मैं लेकर आ रही हूँ 5 मंथ्स वाली। 5 मंथ्स में आप कैसे क्लियर करोगे, मतलब उस चीज़ को हम देखेंगे। आपने बोर्ड प्लस आप क्लैट, इन दोनों को कैसे करना है। और एक और मेरे पास इस बार अगर मैं आपको एक मास्टर टिप देना चाहूँगी। मास्टर टिप ये है कि जब भी आप पेपर के लिए तैयारी करो तो आपको हमेशा चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट के साथ आपको बोर्ड साथ में क्या, बोर्ड को भी आपको प्रिपेयर करना है और क्लैट। तो इस तरीके से आप अपने करो, मतलब अपने पूरे एरिया को डिवाइड कर लो और ऐसे अपने मॉक टेस्ट देने से ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको 2 फायदे मिलते हैं। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लस आपकी स्पीड, दोनों को ही इंक्रीज़ करना, एक्यूरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में, क्योंकि आपको करना है अच्छे से, अच्छे लॉ कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि टाइम और स्पीड का कॉम्बो बनाते हुए चलो, और दिन में अपने 4 आवर तो दो ही अपनी क्लैट की, अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अपनी किसी भी जिसमें भी आप 5 ईयर लॉ के लिए तैयार करने वाले हो, 4 आवर अपने मतलब मिनिमम टू मिनिमम 4 आवर अपने डे के दो, किसी भी तरीके से निकालो, पर 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो क्लैट के ऊपर आएगी, किस तरीके से अपने आप 5 मंथ को मैनेज करोगे। सो मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइज, होप आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो गाइज प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और प्रेस द बेल आइकन, और लाइक कर दो, शेयर भी कर दो इस वीडियो को, ताकि और बच्चों को पता चले किस तरीके से आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना है। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।